इससे पहले कि मैं अपना देश का सवाल शुरू करूं, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर लॉकडाउन 5 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत अच्छी खबर, पहले फेज में अनलॉक 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल ये खुलेंगे और इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से एक एक कर चीजें खुलेंगी और साथ ही शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज अभिभावकों के साथ चर्चा के बाद ही खुलेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन 5 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। 1 जून से 30 जून तक लागू होंगी गाइडलाइन। अभी तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन 1 महीने के लिए। लॉकडाउन 5 30 दिनों तक जारी रहेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुलने की भी जानकारी। इस पर ताजा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे अपने सहयोगी आशीष सिंह न्यूज रूम से मौजूद हैं। आशीष, लॉकडाउन 5 सबसे बड़ा लॉकडाउन 30 दिनों के लिए। बिल्कुल, और एक नया शब्द भी आ गया है मनीष जी, अनलॉक 1, कि लॉकडाउन के बाद में किस तरह से जो खुलने की प्रक्रिया देश को की जा रही है, उसको भी एक नई टर्मिनोलॉजी की है। सीधा हम दर्शकों को जो प्रेस रिलीज आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहां ले चलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से बताया गया है। इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन पे आऊं, मैं प्रेस रिलीज में क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर्स दिए गए हैं, वो दर्शकों को पहले फटाफट बता दें कि गाइडलाइंस जो है अब जो अभी आई है वो 1 जून से 30 जून तक होगी। जैसा आपने सही बताया कि ये सबसे बड़ा लॉकडाउन का फेज अभी अनाउंस हुआ है, लगभग 1 महीने का, पूरा एग्जैक्टली 1 महीने का। और जो करंट फेज है रीओपनिंग का, उसे अनलॉक 1 कहा गया है और इस पर इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था पर फोकस होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ जो एमएचए की 24 मार्च को जो 2020 को गाइडलाइन आई थी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के लिए, वो केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए थी और बाकी सभी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया था। अब साथ ही साथ अगर हम बाकी चीजों पर ध्यान दें, उसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और कही गई है कि सारी एक्टिविटीज को ओपन कर दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन को छोड़ के, और उसमें भी फेज वाइज मैनर बहुत जरूरी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होगी उसमें एसओपी को फॉलो करना। फेज 1 में क्या है, 8 जून से आप रिलीजियस प्लेसेस और जो मिनिस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको ओपन किया गया है। ये नोटिफिकेशन पे हम जाते हैं। 8 पन्नों का नोटिफिकेशन है। फेज 1 में धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का, ईसाई का, साबिक हो, सारे खोले जा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस सारे खोले जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल सारे खोले जा रहे हैं फेज 1 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 8 जून से है, आज से नहीं है, 8 जून से ये खुलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एसओपीज को फॉलो करना होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइज करना हो, या फिर बाकी जो प्रोसीजर्स हैं। स्कूल जी, आशीष, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच में आपसे ये भी पूछूंगा कि आखिर मेट्रो को लेकर क्या निर्णय हुआ। अब हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, यूपी के क्या हालात है? यूपी में लॉकडाउन 5 को लेकर जो नई गाइडलाइन आई है, इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? खासकर एनसीआर के वो शहर गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर किस तरह के परिवर्तन को देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आशीष ने कहा है कि 8 जून के बाद बहुत सारी चीजें लागू होंगी, खासतौर पे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या ऐसी जगहें जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप गाजियाबाद और नोएडा को देखें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है वो इलाका रहा है। बाहर से आने वाले सबसे ज्यादा लोग गाजियाबाद से होके आए हैं। नोएडा में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 30 तारीख तक, इस 30 तारीख तक जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाएं। इस बार जो बड़ी जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी, यहाँ के मुख्यमंत्री की होगी कि आखिर
वो अगले लॉकडाउन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, सेंसिटिव चीजें हैं, रेड जोन है, या जहां पे लगातार इस तरह की शिकायतें आई हैं, उसको किस तरीके से आगे खोलने का काम करेंगे, उस पर निर्णय लेने का काम करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जहां तकरीबन 24 करोड़ की जनसंख्या है मनीष जी, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव जोन है और यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना फैला वो सभी जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके मुख्यमंत्री रोज अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी भी बहुत सारी चीजों को लेके, कोरोना को लेके कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और लेकिन अरविंद हम आपको रोकना चाहेंगे, अरविंद आपको रोकना चाहेंगे। इस गाइडलाइन में एक और खास बात सामने आई है, वो ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। तो क्या अब यह माना जाए कि नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से आवाजाही शुरू हो सकती है? देखिए, ये सरकार तय करेगी। निश्चित रूप से अगर भारत सरकार ने इस तरह की बात कही है तो उसके पहले ये भी है जो लगातार दूसरे लोग मांग कर रहे हैं। आपने देखा कि बाहर से जो लोग आए हैं उसकी वजह से कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। मैं समझता हूं कि गाजियाबाद हो चाहे नोएडा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान ये बताता है, ये कहता है कि अभी वो बहुत रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। आप देखिए सब जगहों पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बहुत कम, अगर इलाकों को देखें जहां बहुत करीब कम मरीज रहे वही कोरोना फ्री हुआ है। अरविंद हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी, जी हाँ, राकेश कुमार सिंह और अभिषेक शर्मा मुंबई से। सीधा अब हम चलते हैं उत्तर से निकलकर पश्चिम की ओर। अभिषेक, मुंबई कहीं न्यूयॉर्क ना बन जाए, सरकार का क्या फैसला है? भारत सरकार का फैसला लॉकडाउन 30 दिनों के लिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से न्यूयॉर्क बनने की कगार पर मुंबई और महाराष्ट्र निकल पड़ा। और सबसे खास बात देखिए, मुंबई में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जरूर इस मामले में जैसे ही कि केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है, इसके बाद से महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी किस तरीके से आगे का काम जारी रखना, क्योंकि यह बात तो सच है। देखिए कि मुंबई में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मुंबई रेड जोन में है, तो इसीलिए लगातार महाराष्ट्र सरकार इस बात विचार कर रही है कि किसी तरीके से ये इंतजार कर रही थी कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आए, उस हिसाब से वह अपने हिसाब से काम कर सके। और उनकी पूरी इच्छा यही है कि जो रेड जोन है, यानी महाराष्ट्र में जो रेड जोन है उसमें सिर्फ छूट ना दी जाए, उसके अलावा जो अन्य और जो जोन है उसमें छूट दी जाए। इस बात को लेकर लगातार मीटिंग होती रही है। तो जरूर कुछ देर बाद कह सकते हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला हो सकता है कि उनकी तरफ। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हैं। राकेश, मेट्रो और विदेश यात्रा नहीं होगी, मेट्रो शुरू नहीं होगी। जिम, सलून, स्पा को लेकर क्या गाइडलाइन में लिखा है? देखिए मनीष जी, इसी को लेकर माथापच्ची जो है माथापच्ची गृह मंत्रालय में इसी को लेकर चल रहा था कि मेट्रो की शुरुआत किया जाए या नहीं किया जाए। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं को लेकर माथापच्ची की जा रही थी और आखिरकार राज्यों पर छोड़ दिया गया कि राज्य इस पर फैसला करेंगे। सैलून अब खुलेगा, जिम नहीं खुलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश भर में 1 जून से 30 जून का अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। अनलॉक 1 के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है और इस गाइडलाइन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी को पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट मिलेगी। मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई है। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है जारी रहेगा और जुलाई में स्कूल और कॉलेज खोलने पर राज्य फैसला लेंगे। 3 चरणों में मिलेगी लॉकडाउन से राहत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होटल, औद्योगिक संस्थान 8 जून के बाद खोले जाएंगे। 8 जून से ही धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। मनीष जी, आशीष हमारे साथ है। आशीष, ये अनलॉक जो शब्द आया है, हम चाहेंगे कि जरा आप इसका विश्लेषण करें ताकि दर्शक जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो दर्शकों के मन में कयास थे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब गाइडलाइन आ चुकी है। लॉकडाउन 30 दिनों के लिए
शर्तों के साथ बढ़ा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, ईसाई, गुरुद्वारे और गिरजाघर ये सब खोले जाएंगे, लेकिन 8 जून से। आशीष विस्तार से समझाएं। बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत बारीकी से उस शब्द को पकड़ा है। वो जब लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तक हुआ था तो ज्यादा चीजों पर पाबंदी थी, इसलिए उस जो गाइडलाइंस का वर्ड का इस्तेमाल किया गया था शब्द का, वो लॉकडाउन था। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा चीजों पर पाबंदी हटती जा रही है, इसलिए अनलॉक 1, अब जो अगला गाइडलाइन आएगा वो अनलॉक 2 होगा और उसके बाद अनलॉक 3 होगा। जब ज्यादा चीजों पर पाबंदियां हटनी शुरू होती है तो उसे अनलॉक के फेज में डाल दिया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप मनीष जी दर्शकों तक आप पहुंचाने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या क्या चीजें और बंद रहेंगी और किस पर निर्णय बाद में लेगा गृह मंत्रालय। सीधे गाइडलाइन की तरफ दर्शकों को लेकर चलते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बंद रहेगा, साथ ही साथ मेट्रो रेल भी बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और इस तरह की वो सारी जगह जहां पर ज्यादा लोग एक समय पर जमा होते हैं, उन सबको बंद रखा जाएगा और उस पर गृह मंत्रालय बाद में निर्णय लेगा। साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े, एंटरटेनमेंट या फिर एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस को भी अभी फिलहाल पर अनुमति नहीं दी गई है। ये 3 अलग अलग फेजेस में बहुत ही बारीकी से गृह मंत्रालय ने समझाया है कि फेज 1 में 8 जून से क्या क्या खुलेंगे, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल। उसके साथ ही फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन इसके लिए आपको राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय पे बहुत ज्यादा आपको निर्भर होने की जरूरत है नहीं और इस पर गृह मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ऑफ जो फैमिली और हेल्थ वेलफेयर है, वो एक अलग से एसओपी इसके बारे में राज्य सरकारों को दे देगा अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ये 8 जून से होगी। जी आशीष, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। मुझे याद है जब लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस आई थी, तब भी आप मेरे साथ थे और उसमें यह साफ किया गया था कि राज्य सरकारें अपने तरीके से केंद्र सरकार के साथ बात कर लॉकडाउन को लेकर अपने नियम बना सकती हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर क्या ऐसा कुछ लिखा गया है? वो उस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन कुछ चीजों में जैसे कि फेज 2 में जो चीजें आ रही हैं स्कूल, कॉलेजेस को लेकर, वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग हो, ट्रेनिंग हो, वो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, लेकिन केवल राज्य सरकार की अनुमति के बाद में। अब हमें उससे थोड़ा सा और 2 कदम आगे, जो हमने पिछली लॉकडाउन के नोटिफिकेशन के बाद में हमने डिस्कस किया था, राज्य सरकारों पर और ज्यादा ओपनिंग कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार के पास अब कम से कम निर्णय और जो प्रोसेस है वो रह गया है लॉकडाउन को। इसीलिए अब पलड़ा ज्यादा पाबंदी से गैर पाबंदी की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने काफी कुछ खोल ही दिया है, किसी पर पाबंदी रही नहीं है, केवल कुछ चीजों को छोड़कर। तो अब हमें एक उल्टा काउंटडाउन शुरू करना पड़ेगा कि किस किस बातों की अनुमति मिली है, किस बातों पर अनुमति है, वो नहीं, बल्कि किन बातों पर पाबंदी है, क्योंकि पाबंदी वाली चीजें बहुत कम होती जा रही है। आशीष, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं जब तक अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं, आप बारीकी से जरा ये जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस है, जरा इन्हें और देख लें। मैं आपके पास फिर आता हूं। मैं अब चलता हूं वापस अरविंद चतुर्वेदी के पास, लखनऊ। अरविंद, अब प्रवासी मजदूर जो मजबूर थे, अब किसी राज्य में जाने आने के लिए या कोई सियासी दल गाड़ियां भेजे, बस भेजे, अब इजाजत की जरूरत नहीं होगी। निश्चित रूप से ये विपक्षियों के लिए शायद बड़ा मौका दिया है सरकार ने, और अब उनको बस के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही सरकार को बहुत सारे ऐसे नंबरों को खोजने की आवश्यकता है जिससे किसी साजिश की बू आए। तो शायद अब कांग्रेस मजदूरों को बाहर भेज सकती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं मनीष जी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, वो अगर आप देखें, जैसे मैं बनारस की बात करूं, लखनऊ की बात करूं और भी दूसरी जगहों की बात करूं, वहां पे कोरोना के मरीज लगातार बढ़े हैं। कुछ एक जिलों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये अलग बात है कि मौत के आंकड़े कम आ रहे हैं। ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि सरकार आगे बहुत सारी बातें, जैसे आशीष बता रहे थे, जैसे राकेश बता रहे थे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। खासतौर पे शिक्षण संस्थान को अगर हम ले लें, मंदिरों को ले लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंदिर को लेकर कितनी बड़ी राजनीति है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
अयोध्या के मंदिर में काम लग चुका है, ये सभी लोग जानते हैं। न जाने कितने लोग अयोध्या में जाके दान देना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो जो नियम और कानून लागू करना है वो सरकार को लागू करना है, और ऐसे में वो किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखेगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में इसकी बैठक शुरू करेंगे। अरविंद, इसीलिए 7 दिनों का समय दिया गया है, उनके साथ बैठक करके आगे के उत्तर प्रदेश। अरविंद, इसीलिए शायद 7 दिनों का समय दिया गया है। अनलॉक जो शब्द आया, जैसा आशीष बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है ये 7 दिन उसी तैयारी के लिए दिए गए हैं। अब चलते हैं मुंबई। अभिषेक, न केवल मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, औरंगाबाद, नासिक, ये वो रेड जोन है जहां पर सरकार के लिए चिंता रोज बढ़ती जा रही है। नागपुर में कल अकेले 70 केसेस एक साथ सामने आए। बिल्कुल सही कहा आपने। नागपुर, जैसा कि नागपुर से अलावा जैसे जितने भी शहरों का आपने नाम गिनाया, बिल्कुल सब जगहों पर रेड जोन है और सभी जगहों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे उसमें से मुंबई सबसे बड़ा एक ऐसा जगह बन चुका है जो सबसे बड़ा खतरे का घंटी लगातार बनता जा रहा है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क तो नहीं बनता जा रहा है मुंबई, और यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मशीनरी है इस पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जितने भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात यह सामने आई है कि जो अनलॉक जो शब्द आया है, अनलॉक 1 में, उसमें कहीं के यह जो कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कोई पास जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मुंबई से सबसे अधिक देखा होगा, सबसे बड़ी अगर मजदूरों पर राजनीति हुई तो उससे मुंबई से लेकर हुई थी, महाराष्ट्र से लेकर हुई थी। लगातार जो मजदूरों का पलायन मुंबई से ही हो रहा है लगातार, क्योंकि मुंबई में अधिक संख्या में पूरे देश हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हैं। एक छोटा सवाल, छोटा जवाब। राकेश, इस गाइडलाइंस के बाद क्या दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की आवाजाही आसान हो जाएगी? देखिए, अब साफ तौर पर, क्योंकि इस गाइडलाइन में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को कोई पास की जरूरत नहीं होगी, तो इससे साफ है कि कई दिनों से जो आपने देख रहे थे कि गुड़गांव बॉर्डर पर या फरीदाबाद बॉर्डर हो या गाजियाबाद बॉर्डर में कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस गाइडलाइन ने साफ कर दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में किसी को पास की जरूरत नहीं है। मनीष जी। जी, हम चाहेंगे कि मेरे तमाम सहयोगी इस लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस को लेकर नजर बनाए रखें। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल। आप कहीं मत जाइएगा।